नमस्कार, लोको टीएचडी बाय राजीव कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो में सीएलआई एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ है उसके प्रश्न को लिया गया है विथ एक्सप्लेन के साथ उसका आंसर दिया गया है, जिनमें निम्न टॉपिक कवर किए गए हैं। आपका यातायात है, विद्युत लोको है, डीजल लोको है, टीआरडी है, कैरेज एंड वैगन है, सीएमएस है। ये पेपर किस डिवीजन का है और किस डेट में हुआ एक कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ऊपर का कटिंग नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन का पीडीएफ मुझे मिला था, तो इसलिए इसका मैं एक्सप्लेन के साथ प्रत्येक क्वेश्चन को हल किया है। तो आइए प्रत्येक क्वेश्चन को हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, कोचिंग स्टाफ में 50 mm फ्लैट टायर होने पर गाड़ी की गति होगी। तो कोचिंग mm में 50 mm फ्लैट टायर होने पर गाड़ी की गति नॉर्मल होगी, क्योंकि यदि फ्लैट टायर लोको में है या कोचिंग में है तो 50 mm पर अनमे नॉर्मल होता है, अर्थात इसकी स्पीड नॉर्मल रहेगी। यदि आपकी मालगाड़ी है तो इसमें 60 mm अलाउ होता है, अर्थात कोचिंग या लोको में 50 mm, मालगाड़ी में 60 mm। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इम्पटी बॉक्सन में पिस्टन स्ट्रोक रहता है। तो इसका इम्पटी बॉक्सन में पिस्टन स्ट्रोक 85 ± 10 mm, ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि लोडेड है तो इसका हो जाएगा आपका 130 ± 10 mm। क्वेश्चन नंबर 3, CDTS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। ये आपका एलएचबी कोच में लगा होता है। जब स्पीड 30 kmph हो जाती है तो इस डिस्चार्ज कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से उसमें जो भी है टॉयलेट वो सब गैस के रूप में, हवा के रूप में बाहर निकाल देता है। क्वेश्चन नंबर 4, एलएचबी कोच की डिजाइन अधिकतम गति कितना है? तो इसकी अधिकतम गति 160 kmph है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 6, WDG4 का अधिकतम स्टार्टिंग इफर्ट होता है। तो WDG4 का अधिकतम स्टार्टिंग 54 टन होता है। इसका प्रत्येक का हम बता देते हैं टन। यदि आपका लोको WDG4 है, WDG4 का 54 हो जाता है, और आपका WDP4 है तो आपका 270 यानी 27 n। यदि आपका WDP4D है तो आपका WDG4G है तो आपका 130 टन हो जाएगा, अर्थात 130 इसका 54 टन हो जाएगा। WDG4 का भी 54 टन है। यदि आपका WDP4 हो, WDP4D है तो इसका 46 n होता है, अर्थात WDG4 का 54, WDP4 का 27, WDG4D का 54 तथा WDP4D का 46। नेक्स्ट,
अर्थात WDG4 का आंसर आपका हो जाएगा 54 टन। नेक्स्ट है कि WDG4 लोको में कंप्रेसर के द्वारा ठंडा किया जाता है। तो WDG4 जो भी HHP लोग के यहाँ कंप्रेसर वाटर कूल्ड होता है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा पानी। क्वेश्चन नंबर 8, WDM3 लोको में लगा वाटर पंप किस प्रकार का पंप होता है? तो WDM3D लोको में वाटर पंप सेंट्रीफ्यूगल टाइप का पंप होता है। क्वेश्चन नंबर 9, WDM3D लोको में DMR इनर्जाइज होने पर बत्ती जलती है। जब भी DMR इनर्जाइज होता है तो आपका PCS का बत्ती जलने लगता है। DMAR डेड में रिले बोलते हैं और PCS न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10, AC/DC लोको में क्रैंकिंग के समय यदि क्रैंक नहीं हो रहा है, एट द टाइम ऑफ AC/DC लोको क्रैंकिंग, इफ क्रैंकिंग इज नॉट हैपनिंग आइटम, तो GR ट्रिप हो सकता है, GR2 ट्रिप हो सकता है, GR1 ट्रिप हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, GR2 ट्रिप हो सकता है। नेक्स्ट, WDP4 लोको में एक्सल लोड रहता है। WDP4 जो WDP4 में एक्सल लोड 119.5 होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी, 19.5। इसका प्रत्येक लोगों का देख लेते हैं कि वजन कितना होता है। यदि आपका WDG4 लोको है तो 12.6 टन होता है। यदि आपका WDP4 है तो 19.5 टन होता है। यदि WDG4D है तो आपका 130.2 टन होगा। यदि WDP4D है तो आपका 123 टन होगा। यानी एक्सल लोड का टन है तो ये सबका अलग अलग होता है। 126 टन WDG4 का, 126 टन और WDP4 का 119.5 टन, WDG4 का 130.2 टन तथा WDP4 का 123 टन होता है। नेक्स्ट है कि WDP4 इंजन में आइडल RPM इंजन होता है। तो WDP4 हो, WDG4 हो या WDG4D हो और WDP4 हो, सभी का इंजन आइडल RPM 269 होता है, 269 होता है। यदि मैक्स RPM पूछता है तो मैक्स RPM आपका WDG4 का होता है 904, WDP4 का होता है 904, WDG4D का होता है 954 और WDP4D का ड्यूल कब का होता है 954। यदि सबसे लो RPM पूछता है, 3 RPM होते हैं, मैक्स, आइडल और लो, तो आइडल RPM सबका आपका 269 सेम होता है। मैक्स एम्पियर 2 का 904 तथा ड्यूल कैब गुड्स और पैसेंजर का 954 और आपका लो RPM पूछता है तो आपका सभी लोगों का RPM 200 होता है, लो RPM 200 होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि घुमाव पर OHG का स्ट्रैगर MM होता है। तो घुमाव पर इसके पहले भी एक
CLI का जो 15/10/2024 के था उसमें ये क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये स्ट्रेगर क्या होता है, जैसे कि हमारा OHC ये ऐसे जिगजैग टाइप की होती है, तो इनके बीच की दूरी को ही स्ट्रेगर बोला जाता है। तो ये दो तरह के बनाए जाते हैं, एक कर्व पे पूछा है, एक नॉर्मल टेंजेंट पे पूछता है। तो इसकी स्ट्रेगर की दूरी होती है ±200, यदि कर्व पे पूछता है तो ±300 mm होता है। तो हमारा प्रश्न में पूछा गया है कि कर्व पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा B ±300 mm। नेक्स्ट देखते हैं, बांड ट्रैक सर्किट के समीप लगाते हैं। ये बांड कंटिन्यूटी बनाने के लिए रेल में जो बांड लगाए जाते हैं साथियों, सभी लोग देखते होंगे कि जैसे ये ट्रैक है हमारा और इसके बीच में एक चौड़ी सी पट्टी इन दोनों ट्रैक से बीच से जुड़ी रहती है। यदि इन दोनों ट्रैक के बीच में जुड़ी है तो इसे हम क्रॉस बांड बोलते हैं। ये हमारा क्रॉस बांड हो जाता है। देखेंगे कि जो हमारा रेल में फिश प्लेट होता है, जॉइंट पर जहाँ इंसुलेटर लगे रहते हैं, तो इस इंसुलेटर पे जो दोनों तरफ से फिश प्लेट लगा रहता है, इसकी कंटिन्यूटी बनाने के लिए इस तरह का एक चौड़ी सी पट्टी का वो बांड लगा होता है। तो ये हमारा ये होता है रेल बांड होता है। ये क्या होता है? रेल बांड होता है। एक स्ट्रक्चर बांड इसमें दिया है। अब एक स्ट्रक्चर बांध दिया जाए थे रेल पटरी से OHC के खंभे जो होते हैं, जिसको इसको ग्राउंड करने के लिए इसमें जो एक पटरी का कनेक्शन होता है उसे हम स्ट्रक्चर बांड बोलते हैं। एक बांड और होता है जेड बांड। जेड बांड देखेंगे कि साथियों कि जहाँ पर आपका क्रॉसओवर बना रहता है, जैसे लाइन इधर गई है, इधर गई है, यहाँ से इधर मुड़ी है, तो इनको कंटिन्यूटी बनाने के लिए इस रेल या इस रेल से इस तरह से जेड के आकार का एक क्रॉस पट्टी जोड़ते हैं, जिससे कि सिग्नलिंग सर्किट की कंटिन्यूटी को बनाए रखें, तो उसे जेड बांड कहते हैं। तो इसमें ट्रैक सर्किट पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेड बांड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। स्पान के मध्य में स्ट्रेगर की अधिकतम अनुमेय सीमा होती है, तो इसकी अनुमेय सीमा 100 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 16। PTFP का फुल फॉर्म क्या होता है? यह एक सार टाइप का न्यूट्रल सेक्शन है PTFP, जिसे हम पॉली टेट्रा इथिलीन बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 17। सुरक्षा मदों और खरीद आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से की जाती है। तो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन लग रहा है, क्योंकि ये जो खरीदारी की जाती है अनुमोदित के द्वारा, वो एक GEM होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय मार्केट प्लेसमेंट। तो हमारे विचारों से ये GEM होना चाहिए, जो ऑप्शन C है, बट आई एम नॉट श्योर। जो इसको सही आंसर जानते हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर इसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 15। HOIR हायर लोको रनिंग स्टाफ के तहत निम्नानुसार वर्गीकृत। अंडर हायर लोको रनिंग स्टाफ क्लासीफाई। ये जो हायर के अंतर्गत जो कैटेगरी बांटा गया है कर्मचारी के लिए, वो 4 भागों में बटा होता है। जैसे इंटेंसिव होता है, कंटिन्यूअस होता है, इंक्लूडेड होता है, एक और होता है इंसेंशली इंटरमीडिएट होता है। तो हमारे जो लोको कर्मचारी हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं जो वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा कंटिन्यूअस, जो निरंतर है। गहन के अंतर्गत आपके टेलीफोन ऑपरेटर आते हैं। यदि गहन का जो वर्गीकृत किया गया है हायर के अंतर्गत, जो क्लासिफिकेशन किया गया है, तो इंटेंसिव के अंतर्गत आपके निम्न कर्मचारी आएंगे: टेलीफोन ऑपरेटर, सेक्शन कंट्रोलर,
तथा सिग्नल मैन इसके अंतर्गत आएंगे। कंटिन्यूअस फिल्टर के गंत आते हैं हमारे, जैसे क्लर्क, टाइपिस्ट, लोको, ट्रैफिक विभाग के जैसे लोको पायलट, सेंटर गार्ड इत्यादि। एक्सक्लूडेड के अंतर्गत आते हैं जैसे गोपनीय कर्मचारी, लोको पायलट, सुपरवाइजर, CLI, अध्यापक, पर्यवेक्षक, शिक्षक, ये सब आपके एक्सक्लूडेड के अंतर्गत आते हैं। और एक वर्ग और है जो इनसेंसली इंटरमीडिएट बोलते हैं, आवश्यक रूप से विरमित कर्मचारी, वो हमारे जैसे प्रतीक्षालय बियरर होते हैं, गेटमैन होते हैं, वो हमारे उसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन 19। निम्नलिखित में से कौन से ड्यूटी में शामिल नहीं होते हैं? ट्रेनिंग पीरियड, प्रशिक्षण अवधि, प्रोबेशन टाइम, ज्वाइनिंग टाइम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है सी कि ज्वाइनिंग के टाइम को ड्यूटी में शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 APR की प्राप्ति की तारीख से APR में प्रतिकूल टिप्पणियां के खिलाफ अनुमोदन के भीतर प्रस्तुत कर किए जाने चाहिए। तो इसका ऑप्शन है सही 15 दिन। यदि 15 दिन, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21 GDC का अभिप्राय होता है कि जनरल डिवीजन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22 पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो कि इसके x 1/5 भाग से हैं जो 12 से अधिक है। ये मैथ का क्वेश्चन एक दे दिया गया है। तो पूर्णांक माना कि, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कि माना कि पूर्णांक x है तो x इक्वल टू लिखा है कि 1/5 भाग, यानी x बटा 5 भाग से 12 अधिक है, यानी ये अधिक तो हम 12 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू x प्लस 12। 5 में से x गया, बचा 4x इक्वल टू 12×5, ये इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×5 60, 4 कन्ने 4, 4×5 20, यानी आंसर आ रहा है इसका 15। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका पूर्णांक कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन 15। नेक्स्ट है सिटी संकेतक कितने मीटर दूरी पर लगाए जाते हैं? विजिल इंडिकेटर शुड नॉट बी प्रोवाइडेड। तो जो अपना विजिल इंडिकेटर लगाए जाते हैं, यदि आपका WL है, जो बोर्ड लगा होता है वो 600 मीटर गेट से पहले लगा होता है। यदि RWL लगा है तो आपका 250 मीटर है। यदि वो सामान्य सिर्फ W लिखा है सामान्य के लिए तो वो 800 मीटर लगा होता है। कर्व या घुमाव किसी कारण से तो 800 मीटर लगा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 600 मीटर। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 600 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भरी मालगाड़ी में APM कितना प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में भेजता है? तो APM ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3.8 प्लस माइनस 0.1। यदि खाली बैंगन है तो 2.2 प्लस माइनस इतना भेजता है। यदि इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी 3.8 प्लस माइनस 2.1। यदि आपका खाली गाड़ी है तो ये 2.2 प्लस माइनस 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर भेजता है। क्वेश्चन नंबर 25
8.1 कर्व में स्विच टर्न आउट पर गाड़ी की अधिकतम गति क्या होगी? ये हो जाएगा 15 kmph। पहले 10 kmph था, तो ये 15 kmph है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 26, स्टैटिक कन्वर्टर और लोको में किस रिले के इनर्जाइज होने पर LSCHBA की बत्ती बुझ जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूकान रिले। तो LSBA की बत्ती को बुझाता कौन है? तो लैंप को सप्लाई CCLS फ्यूज से दिया गया होता है। यहाँ BL का अनलॉक होता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक आपका ये NCI लगा रहता है, NCI लगा है QV61 का, और एक इधर से लगा रहता है NCI क्यूकान रिले का। ये नॉर्मल में ये दोनों रिले यहाँ पर आपका LSCHBA लैंप मिल जाएगा। नॉर्मल में ये दोनों रिले इनर्जाइज रहते हैं। जब लोको स्टार्ट करते हैं तो SIB जैसे स्टार्ट होता है, पिकअप होता है, 300-415 वोल्ट बनाने लगता है, तो क्यूकान रिले पिकअप होता है। जब ये पिकअप होता है तो इसका NCI हट जाता है और LSCHBA की लैंप को मिलने वाली सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, अर्थात LSCHBA की लैंप बुझ जाएगी। यदि आरनो पूछता है तो ये QV60 दोनों में रहता है। यदि आरनो पूछ रहा है तो आपका यहाँ हो जाएगा QCBAR, यानी LSCHBA के लैंप को दो बुझाते हैं। ये बैटरी का चार्जर काम कर रहा है कि नहीं QV61 के थ्रू, तथा आपका क्यूकान SIB स्टार्ट हुआ कि नहीं इसके थ्रू। यदि आरनो है तो QCBAR के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थात इसका आंसर हो गया था क्यूकान। नेक्स्ट देखते हैं कि 27 MCP3 को 5 सेकंड के बाद चलाने के लिए रिले लगाया गया है। तो ये आपका कंप्रेसर जो आपका ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट से ये है कि MCP3 को 5 सेकंड चलाने के लिए एक रिले Q119 लगाया गया है। ये Q119 रिले हीट वाल्व को भी सप्लाई देता है तथा कंप्रेसर को 5 सेकंड के बाद भी स्टार्ट करता है। जैसे ही लोको इनर्जाइज करते हैं, बैटरी ऑन करते हैं, तो आपका Q11 रिले इनर्जाइज हो जाता है। ये 5 सेकंड का टाइम 5 सेकंड का ये रिले लैग करता है, टाइम लैग रिले है कि करते हैं। जब भी BLCP यदि ऑन करते हैं तो Q118 Q119 डी इनर्जाइज हो जाता है। जब डी इनर्जाइज हो जाता है तो कंप्रेसर C113 के कंटेक्टर के ऊपर इसका इंटरलॉक लगा है। तो पहले इसका इंटरलॉक NCI का इंटरलॉक लगा है, तो NCI का इंटरलॉक लगा रहता है। तो क्योंकि ऑलरेडी ये Q118 इनर्जाइज रहता है तो NCI खुला है। जब ये डी इनर्जाइज होता है तो डी इनर्जाइज होने के 5 सेकंड के बाद इस पर ये बैठता है, अर्थात तब तक 5 सेकंड का इसका गैप हुआ, तो अर्थात कंप्रेसर 3 को ये 5 सेकंड के बाद स्टार्ट करता है। किसके माध्यम से? Q119 के माध्यम से। तो इसमें Q119 दिया ही नहीं है ऑप्शन में। QTD 109, QTD 101, OCP। ये QTD तो आपके Q100 की जगह लगाया गया SIB लोको में है, जो कि कंप्रेसर 1-2 को 5 सेकंड के लिए स्टार्ट करता है, यानी जब हम BLCP ऑन करते हैं। तो या तो टाइपिंग में मिसप्रिंट हुआ होगा, ऑप्शन ये होना चाहिए क्योंकि 109 लिखा है। सही ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। पायलट लैंप न जलने पर कौन सा कॉक कनेक्शन चेक करना चाहिए? विच कॉक कनेक्शन शुड बी चेक इफ द पिकअप लैंप डज नॉट पिकअप? तो कॉक कनेक्शन आपके लगे कहाँ होते हैं? कॉक कनेक्शन देखेंगे जहाँ आपके बैटरी के सारे फ्यूज लगे होते हैं, उसी के नीचे एक कॉक कनेक्शन, इस तरह के 3 कॉक कनेक्शन लगे होते हैं। कॉक कनेक्शन का मतलब इसमें समझिए कपलर सप्लाई जाती है, जिसमें आपको A लिखा रहेगा, यहाँ B लिखा रहेगा, यहाँ C लिखा रहेगा।
तो इस कपलर के माध्यम से, कनेक्शन के माध्यम से कहाँ कहाँ सप्लाई जाती है उसके बारे में पूछा है। यदि एक कनेक्शन है तो एक कनेक्शन के सप्लाई आपके पायलट लैंप में जाता है, पायलट लैंप के लिए जाता है। यदि बी कनेक्शन है तो ऑक्सिलरी कंट्रोल जैसे आपका कंटेक्टर 105, 106, 107 उसके लिए जाता है। और सी कनेक्शन Q100 की कंट्रोल सर्किट, जैसे Q100 में कंट्रोल सर्किट के मतलब J1, J2, CTF इत्यादि, उसके लिए सप्लाई दिया गया है। अर्थात ए बी सी, अर्थात आप आंसर का पता वैसे ही लग गया। तो पायलट लैंप पूछा है तो कौन से अंतर हो जाएगा, ए का कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29। यदि BLVM2 में अर्थ फॉल्ट हो तो BLVMT ऑन करने पर कितने सेकंड के बाद डीजे कब ट्रिप करेगा। तो साथियों, जब भी MVMT2 में अर्थ फॉल्ट होगा, MVMT2 में अर्थ फॉल्ट होगा तो हमारा क्या होगा कि QO रिले पिकअप होगा। QO रिले लगा कहाँ है, ये आपके AMT DJ ब्रांड पे ये सेफ्टी रिले के रूप में लगा रहता है। सबका NCI लगा रहता है, जैसे QOA, QOP1 और QRSI। तो जैसे ही QOA यदि इनर्जाइज हुआ वैसे तो MT DJ ट्रिप कर जाएगा, अर्थात समय तो नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ समय की बात यहाँ देखना है कि जब हम BLVMT ऑन कर रहे हैं, BLVMT ऑन करते हैं तो आर्नो वाले लोगों में होता क्या है कि BLVMT जब हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारा MVRH चलता है, MVRH चलता है। और MVRH चलने के साथ साथ आपका एक रिले QTD 105 इनर्जाइज होता है। जब QTD 105 इनर्जाइज होता है तो इसके आपके C105 जो हमारा MVMT1 का कंटेक्टर है, तो ये टाइम डिले रिले है। इनर्जाइज हुआ लेकिन 5 सेकंड के बाद ये अपना QTD इस पे इंटरलॉक लगाएगा, तब हमारे कंटेक्टर C105 को सप्लाई मिलेगी। जब C105 सप्लाई मिलेगी तब हमारा क्या चलेगा, MVMT1 चलेगा। अर्थात BLVMT ऑन किए तो MVRH तुरंत चला, लेकिन 5 सेकंड के बाद MVMT1 चला। अब MVMT1 जब इनर्जाइज होगा तो एक रिले और लगाया गया है, एक रिले और लगाया गया है आपका QTD 106। जब MVMT1 इनर्जाइज होगा तो उसी के साथ साथ QTD 106 भी आपका इनर्जाइज होगा। जब QTD 106 इनर्जाइज होगा तो ये टाइम लैग रिले है 5 सेकंड का। तो इनर्जाइज होने के बाद 5 सेकंड के बाद MVMT2 अर्थात कंटेक्टर C106 को सप्लाई देगा। जब C106 को सप्लाई देगा तब तो हमारा MVMT2 चलेगा, MVMT2 इसका कंटेक्टर C106। अर्थात हमारा MVMT2 चला कितनी देर बाद BLVMT ऑन करने के बाद, 10 सेकंड के बाद। कितने सेकंड के बाद चला, 10 सेकंड के बाद। जैसे ही चलेगा तो इसमें अर्थ फॉल्ट है, वैसे ही QOA ड्रॉप कर गया। QOA जैसे ड्रॉप होगा तो MT DJ का जो कॉइल है उसकी सप्लाई कट ऑफ हुई, DJ ओपन हो गया। अर्थात टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 10 सेकेंड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30। माइक्रो प्रोसेसर लोगों पर व्हील स्लिप के कारण ऑटो रिग्रेशन आने पर किस बटन को प्रेस करना चाहिए। तो माइक्रो प्रोसेसर है, ऑटो रिग्रेशन के लिए यदि ऑटो रिग्रेशन हो रहा है तो एक स्विच होता है BPQD जो कि 10 नॉच तक ऑटो रिग्रेशन होने से रोकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा BPQD। क्वेश्चन नंबर 31। स्टैटिक कन्वर्टर लोको पे MVMT2 के काम न करने पर LS, DGL, CHPA बुझने के कितने बार ट्रिप होगा।
स्टैटिक कन्वर्टर लोको में MVMTN काम नहीं कर रहा है तो डीजे LSCHPA के बुझने के कितने के बाद ट्रिप करेगा। तो देखते हैं कि SIB लोको में BLVMT ऑन करके तब डीजे क्लोज किया जाता है। तो जैसा कि मानिए कि BLVMT स्विच ऑन है, आपने डीजे क्लोज किया, तो डीजे क्लोज करते हैं तो SIB हमारा कितने टाइम तक स्टार्ट होता है? मैक्सिमम टाइम 10 से 12 सेकंड लेता है। 10 से 12 सेकंड लिया SIB स्टार्ट होने में। तो जब SIB स्टार्ट होता है तभी तो क्यूकान रिले इनर्जाइज होता है। तो क्यूकान इनर्जाइज हुआ और क्यूकान इनर्जाइज होके क्या किया? LSCHBA के लैंप को बुझा दिया। अर्थात हमारा SIB 415 वोल्ट बनाने लगा और क्यूकान रिले इनर्जाइज हो गया, LSCHBA के लैंप को बुझा दिया। लेकिन प्रश्न में दे दिया कि MVMT2 काम नहीं कर रहा है। तो MVMT2 देखेंगे कि SIB लोको में जो हमारे ब्लोअर हैं एक साथ चलते हैं, उसमें QTD 105 QTD 106 का कोई जिक्र नहीं है। तो जैसे BLVMT ऑन है, डीजे क्लोज है, तो तीनों ऑक्सिलरी इसमें ब्लोअर एक साथ चलते हैं। तो जैसे SIB स्टार्ट होगा तो ब्लोअर चलेंगे। मान लीजिए MV RH चला, MV MT1 चला और MV MT2 भी चला, लेकिन है क्या? MVMT2 काम नहीं किया, अर्थात ये नहीं चला। जब ये नहीं चलेगा तो क्या होगा? इसके रिले QVMT1 QVMT2 जो रिले वो काम नहीं करेगा। जब ये काम नहीं करेगा तो डीजे कंट्रोल सर्किट पे इसके NY लगे होते हैं। आप देखिएगा कि Q118 के ब्रांच पर आपके जैसे QPH QVSL1 QVSL2 और QVRH QVMT1 QVMT2 के सबके NY लगे हैं। यानी जब ब्लोअर चालू हो जाते हैं तो बीच वाले रास्ते से जो सप्लाई आती है, तो जब QVMT1 QVMT2 नहीं चलेगा, रिले नहीं पिकअप होगा, तो इसका NY लगेगा नहीं। तो जब NY नहीं लगेगा तो LSCHPA बुझने के 5 सेकंड के बाद मान लीजिए कि नहीं मिला तो Q118 क्या हो जाएगा? Q118 के कंटिन्यू सप्लाई मिलेगी? नहीं मिलेगा। तो हमारा Q118 डी एनर्जाइज हो जाएगा। डी एनर्जाइज होने के 5 तक तो बना रहेगा, 5 सेकंड तक तो बना रहेगा, लेकिन 5 सेकंड के बाद इसको सप्लाई नहीं मिली तो क्या हो गया? डी एनर्जाइज हुआ। डी एनर्जाइज होके Q44 के ब्रांच पर अपना NCI हटाया और Q44 पर से हटा तो 0.6 सेकंड का ये भी लैग रिले है, तो 5 सेकंड तक रोकेगा। अर्थात कुल मिला के 5.6 सेकंड के बाद मेरा डीजे क्या हो जाएगा? ट्रिप कर जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, ABB लोको में बैटरी चार्जर का इनपुट वोल्टेज होता है। तो साथियों 3 फेज लोको में जो बैटरी चार्ज होती है वो DC से चार्ज होती है, उसका इनपुट वोल्टेज होता है बैटरी चार्जर का साथियों बैटरी का नहीं, बैटरी चार्जर का इनपुट वोल्टेज पूछा गया है। तो बैटरी चार्जर का इनपुट वोल्टेज 415 वोल्ट 3 फेज होता है। क्वेश्चन नंबर 32, ABB लोको में बैटरी चार्जर का इनपुट वोल्टेज कितना होता है? तो इसका हो जाएगा 415 3 फेज वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 33, WG9 लोको में रिजनेटिव ब्रेकिंग फेल होने पर किस बाल्ब के द्वारा ब्रेक लगते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाता है ब्लेंडिंग बाल्ब होता है।
WA9 लोको में 415 वोल्ट पर कुल कितनी ऑक्सिलरी कार्य करती हैं? साथियों, इस क्वेश्चन में 415 वोल्ट ये 3 फेज या सिंगल फेज के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। तो ऑक्सिलरियां वर्किंग ऑन 415 वोल्ट। यदि 3 फेज को पूछता है तो इसका तो 12 ऑक्सिलरियां हो जाएंगी। यदि सिंगल फेज या 415 वोल्ट पूछा है तो 12 4 16 ऑक्सिलरियां हो जाएंगी। इसमें 3 फेज का जिक्र नहीं किया, सिर्फ 415 वोल्ट पर कितनी ऑक्सिलरियां कार्य करती हैं। तो मेरे लॉजिक के हिसाब से तो 16 ऑक्सिलरी होना चाहिए। जो MRB1 MRB2 तथा इसके स्कैनिंग ब्लेयर को 415 वोल्ट के सिंगल जोड़ दिया गया है। बट ये क्वेश्चन अधूरा लग रहा है, तो देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34 नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यदि GR नाच पर स्टकअप हो जाता है तो रिले के द्वारा DJ ट्रिप होता है। यदि GR किसी नाच पर अटकता है तो Q46 रिले, यदि MP ऑन 0, यदि GR किसी नाच पर अटक गया है तो हमारा Q46 इनर्जाइज होता है, जिसे हम फुल नाट प्रोटेक्शन रिले बोलते हैं। जब MP पे 0 करते हैं, यदि GR किसी नाच 0 पर अटक गया तो Q46 इनर्जाइज हो जाता है। जैसे ही Q46 इनर्जाइज होता है तो Q118 के ब्रांच पर इसका NCI लगा होता है। NCI Q46 का ये अपना NCI हटा ले जाएगा और Q11 क्या हो जाएगा, Q118 डी इनर्जाइज हो जाएगा। जैसे ही डी इनर्जाइज होगा 5.6 के बाद DJ को ट्रिप करा देगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। GR स्लैगनिंग होने के बाद DJ ट्रिप होगा। तो GR स्लैगनिंग होने का मतलब है कि GR एक नाच घूमने में पूरा टाइम नहीं ले पा रहा है, तो फर्स्ट नाच की ट्रिपिंग आती है। वो जो Q44 के ब्रांच पर लगा होता है फुल नाच का आने जो इंटरलॉक लगा होता है। तो यदि फुल नाच पर इंटरलॉक यानी GR 0.6 के अंदर एक नाच घूम नहीं पा रहा तो उस कंडीशन में Q44 डी एनर्जाइज होगा। जैसे एक नाच लेंगे आपका फर्स्ट नाच ट्रिपिंग मिलेगी। फर्स्ट नाच ट्रिपिंग आपका जैसे एक कंडीशन में और आता है कि जैसे MVSI1 या MVSI2 या QVSI1 या QVSI2 काम नहीं करते हैं तो भी फर्स्ट नाच की ट्रिपिंग मिलती है। नेक्स्ट 38 MVMT1 के काम न करने पर FDCS फॉल्ट डायग्नोसिस कंट्रोल सिस्टम लोको में डिस्प्ले स्क्रीन पर मैसेज आता है। तो जब भी MVMT1 MVMT2 MVRH के काम न करने पर निम्न मैसेज आते हैं तो उनके कंटेक्टर के थ्रू मैसेज आता है, जैसे 105 106 और C107। इनमें से जो भी कंटेक्टर पिकअप नहीं होगा, MVMT1 काम नहीं कर रहा है, तो इस तरह से लिख से आता है। आपका लिख के आएगा कि C105 फीडबैक फेल। यदि MVMT1 नहीं काम कर रहा है तो लिख के आएगा C105 फीडबैक फेल। DJ ट्रिपिंग बाया MVMT1 DJ ट्रिपिंग बाया MVMT2 C105 फीडबैक फेल C105 MVMT फीडबैक फेल एंड MVMT1 फीड। ऑप्शन में दिया है DJ ट्रिपिंग बाया MVMT1 DJ ट्रिपिंग बाया MVMT2 C105 फीडबैक फेल MVMT1 फीड फेल।
तो साथियों C105 फीडबैक फेल का मैसेज आएगा। क्वेश्चन नंबर 39, द्वारा कंप्रेसर का ऑटोमेटिकली चलना बंद होना नियंत्रित होता है। कंप्रेसर ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग कंट्रोल बाई, तो इसका स्विच होता है RGCP रेगुलेटिंग गवर्नर फॉर कंप्रेसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, डेड लोको में MR और BC इक्वलाइजिंग पाइप जोड़े जाएं तो ME2B पर रखेंगे। तो साथियों यदि MR या BC जुड़ा है, इसको डेड बनाते हैं तो ME2B को ट्रेल पे करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ट्रेल पे B। यदि MR या BC नहीं जोड़ते हैं तो उस लोगों को डेड बनाते हैं तो उसका ME2B का पोजीशन हो जाता है लीड। क्वेश्चन नंबर 41, DC-DC कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज क्या होता है। तो DC-DC कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा 24 वोल्ट। कन्वेंशनल लोको में DC टू DC कन्वर्टर लगा रहता है जो 110 वोल्ट की आउटपुट को 24/26 में आउटपुट करता है। ये DC-DC कन्वर्टर चेंज ओवर स्विच ऊपर लगा होता है, इसके वहाँ फ्यूज भी लगे होते हैं। इसके पहले RTPR लगाया गया था हमारे लोको में। तो RTPR तभी काम करता था जब हमारा लोको इनर्जाइज होता था। RTPR न्यूट्रल सेक्शन पर हमारा DJ ओपन करने के बाद हेडलाइट की बत्ती बुझ जाती थी, तो उसी को मॉडिफाई करके DC टू DC कन्वर्टर लगाए गए हैं जो बैटरी के 110 वोल्ट सप्लाई इनपुट से आउटपुट 24 वोल्ट की आउटपुट देता है, जो कि न्यूट्रल सेक्शन के बाद भी DJ ओपन करने के बाद भी हेडलाइट की लाइट अब बुझती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, रिले बेच करने पर DVR का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सभी को मालूम रहता है कि Q50 रिले अवैध है तो DVR का प्रयोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, EVPHGR बाल्ब इलेक्ट्रोन्यूमेटिक फॉर GR के लिए है, नॉच पर पिकअप होता है तो ये 6 नॉच पर चलता है। यह एक पंप लगा होता है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पंप है। जब GR के तेल घूमते हैं तो ये प्रेशर और उसके माध्यम से इसके पंप चलते हैं, तो 6 नॉच के बाद इसमें प्रेशर आने लगता है और GR के तेल को ये सर्कुलेट करता है, जो भी कण हो रहे हैं उसको तो इकट्ठा करता है। EVPHGR ये GR के बगल में लगे होते हैं, उसमें एक गोल से ऐसे चक्री टाइप की लगी होती है पंप में। यदि तेल सर्कुलेट हो रहा है तो रेड वाला जो चरखी टाइप का होता है वो घूमता रहता है। क्वेश्चन नंबर 42, यदि RSI 2 में अर्थ फॉल्ट आता है तो किस रिले को खोल देता है। तो RSI जिसे हम रेक्टिफायर ब्लॉक बोलते हैं, जब इसमें फॉल्ट आएगा तो हमारा QOP2 ड्रॉप अर्थ होगा, अर्थ फॉल्ट होता है। यदि RSI 1 में कोई अर्थ फॉल्ट आता है तो QOP1 ड्रॉप होता है। जैसे ट्रैक्शन पावर सर्किट से संबंधित है, जैसे ट्रैक्शन पावर सर्किट में RSI ब्लॉक, SL लाइन कंडक्टर, J1 J2 तथा Q20 लाइन कंडक्टर, शंटिंग कंडक्टर, SJ कॉइल, इन सभी में यदि अर्थ फॉल्ट आता है तो हमारा QOP1 ड्रॉप होता है। यदि ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 1 ब्लॉक से संबंधित है तो 1 होगा और 2 से है तो 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 45, यदि RSI यूनिट कि AC रिपल्स को किसके फिल्टर द्वारा किया जाता है। तो RSI का काम क्या होता है कि RSI का काम है AC को DC में चेंज करता है। तो DC में कुछ AC लगे रहते हैं तो इसको स्मूथ करने के लिए SL लगाया गया है। जैसे कि हमने फीडिंग पावर सर्किट या लाइन डायग्राम में देखते हैं कि RSI ब्लॉक होता है, RSI ब्लॉक के बाद SL होता है, SL के बाद आपका लाइन कंडक्टर होता है, लाइन कंडक्टर के बाद J1 J2 होता है। तो AC रिपल को समाप्त करने के लिए स्मूथिंग रिएक्टर लगाया गया है जो लोको में अंडर फ्रेम में लगा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा SL। क्वेश्चन नंबर, DVR के समय बाल्ब के द्वारा एनर्जाइज ब्रेकिंग को रोका जाता है। तो साथियों जब भी यदि DVR का प्रयोग करते हैं तो VF बाल्ब एनर्जाइज होकर कंजक्शन में लोको ब्रेक लगाने के लिए जाने वाली प्रेशर को बाहर निकाल देता है, वह बाल्ब होता है PVF। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 47, नाचेज पर डीजे ट्रिप होने पर किस रिले के द्वारा ऑटो रेगुलेशन आता है? तो साथियों ये जीआर कंट्रोल सर्किट में एक स्वतंत्र फीडर से जो हमारे नाच रेगुलेशन प्रोग्रेशन रिले हैं, जैसे VE2 हमारा नाच रेगुलेशन हो गया, VE1 हमारा नाच प्रोग्रेशन हो गया है, तो इस बाल्ब को एक CCPT फ्यूज से स्वतंत्र फीडर के थ्रू यहाँ जो देखते हैं कि हमारा लगा रहता है Q51 और Q52 तथा Q50 का NY, तो यहाँ NCI लगा रहता है। तो डीजे जैसे ट्रिप होता है तो हमारा Q50 रिले डी इनर्जाइज हो जाता है। जैसे ही Q50 रिले डी इनर्जाइज होता है तो इसका जो यहाँ NCI इंटरलॉक है, ये NCI इंटरलॉक लग के VE2 वाल्व को सप्लाई देने लगता है। तो VE2 वाल्व को कंटिन्यू सप्लाई मिलती रहती है CCPT के थ्रू स्वतंत्र फीडर से, और क्या करेगा, नाच को जीरो ला देगा। अर्थात जब भी नाचेज पर गाड़ी डीजे ट्रिप होता है तो रिले Q50 के द्वारा नॉच रिग्रेस होता है। क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा Q50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, Q44 बेज रहने पर जीआर किसी फुल नाच पर अटक जाए तो क्या होगा? यदि Q44 बेज है, जीआर किसी फुल नाच पर अटक गया तो क्या होगा? डीजे ट्रिप नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डीजे ट्रिप नहीं होगा, क्योंकि Q44 जब इनर्जाइज रहता है तो आप देखेंगे कि EMT जो डीजे है उसके ब्रांच को सप्लाई आपके Q44 के NY से मिलती है और ये सप्लाई CCDJ से मिल रहा है। तो आपने Q44 को तो ऑलरेडी बेज करके रखा है, तो इसका NY लगा रहेगा और MT डीजे को कंटिन्यू सप्लाई मिलती रहेगी। और फूल नाच पर अटक जाता है, यदि मान लीजिए किसी नाच पर जब अटकेगा, यदि MP को आपने जीरो किया और GR किसी फुल नाच पर अटक गया तो Q46 इनर्जाइज हो जाता है। Q46 इनर्जाइज होके क्या करता है कि Q118 को डी इनर्जाइज करता है। जब Q118 डी इनर्जाइज होता है तो आपका Q44 डीजे कंट्रोल सर्किट में Q44 के ब्रांच पर Q118 का NY लगा है, खुल जाता है। खुलने के बाद Q44 को डी एनर्जाइज करता है, जिससे हमारा डीजे ट्रिप होता है। लेकिन ऑलरेडी इसको बेच कर दिया गया तो हमारा डीजे कहाँ से ट्रिप होगा? अर्थात डीजे ट्रिप नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, कहा गया डीजे ट्रिप नहीं होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एसएल में अर्थ होल होने पर कौन सी रिले ड्रॉप होगी? एसएल में अर्थ फॉल्ट होने पर रिले डीजे को ट्रिप करेगी। एसएल अभी हमने बताया कि ये ट्रैक्शन पावर सर्किट से संबंधित है। जब एसएल में आपका अर्थ फॉल्ट होगा तो QOP ड्रॉप होगा। क्वेश्चन नंबर 50, यदि HMCS1 को 4 पोजीशन पर रखा हो तो लाइन कन्वर्टर होगा। तो साथियों HMCS की 1 से 4 पोजीशन होती है। तो 1 पे नॉर्मल होता है, सभी मोटर काम करेगा। 2 पे करेंगे तो 1 आइसोलेट, 3 पे करेंगे तो 2 आइसोलेट, 4 पे करेंगे तो 3 नंबर आइसोलेट। अर्थात प्रश्न में 4 बोला गया है। तो 4 पे करने पर क्या होगा? लाइन कंडक्टर 3 पिकअप नहीं होगा और मोटर नंबर 3 आइसोलेट हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 3, बी का लाइन 3। DVR के समय डीजे ट्रिप होने पर किस वाल्व द्वारा ट्रेन में ब्रेक लगते हैं? तो जब हम DVR करते हैं उस समय यदि OHC चली जाए या डीजे ट्रिप हो जाता है तो हमारा IP मैग्नेट वाल्व डी इनर्जाइज हो जाता है, जिससे IP एग्जॉस्ट पोर्ट से BP ड्रॉप होने लगता है। तो इसमें दिया है, ऑप्शन में ये दिया है कि C3W, E3W, VF और ABD। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा E3W। E3W को ही E3W इक्वल टू IP मैग्नेट का एग्जॉस्ट वाल्व होता है, अर्थात IP वाल्व होता है जिससे प्रेशर ड्रॉप होता है, उसे E3W बोला जाता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा E3W।
जब BL की के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 52, जब BL की के माध्यम से MC ऑफ किया जाता है तो BP प्रेशर गिर जाएगा क्योंकि कंडक्टर 126 ओपन हो जाता है। तो जो हमारा ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक का कंट्रोलिंग दिया गया है वो कंडक्टर, अभी हमने कंडक्टर 126 का एक वीडियो बनाए थे कब एक्टिवेशन तथा सियान कंडक्टर में, उसमें 126 कब पिकअप होता है और 126 कंडक्टर जो हमारा ASB1 पैनल में लगा है ये जब तक पिकअप नहीं होगा तो किस किस MCB को तथा किस उपकरण को सप्लाई नहीं जाएगी उसी से संबंधित है। यदि 126 लिखा है कि BP गिर जाएगा क्योंकि कंडक्टर ओपन हो जाएगा, जब BL की से C ऑफ करते हैं तो 126 भी ओपन होता है यानी ड्रॉप होता है जिसमें BP ड्रॉप कर जाता है। यदि हम VCU का प्रयोग करते हैं तो VCU को प्रयोग करने से आपका केवल 218 ही डी एनर्जाइज होता है जिससे हमारा BP प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है। नेक्स्ट है WG9 लोगों के कितने FB क्यूबिकल उपलब्ध कराए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 FB क्यूबिकल जिसे में हार्मोनिक फिल्टर के सभी आपके कैपेसिटर लाइन कंडक्टर लगे होते हैं और उसके रिले लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, जब RS बाल्ब ऑपरेट होने पर ऑटो रिग्रेशन किस रिले से आता है। तो साथियों RS बाल्ब ऑपरेट होने से सबसे पहले तो हमारा P2 सर्विस में आता है, P2 सर्विस में आके PR2 को भी इनर्जाइज कर देता है, PR2 इनर्जाइज होकर Q51 को इनर्जाइज करता है, तो Q51 को इनर्जाइज करता है तो इससे भी ऑटो रिग्रेशन आता है। दूसरा कंडीशन, जब BP प्रेशर आपका 2.2 से अधिक ड्रॉप कर गया, जैसे 2.2 4.2 तो ड्रॉप कर जाता है तो हमारा RG EB जो होता है RG EB भी सर्विस में आ जाता है। RG EB कब सर्विस में आता है, जब BP प्रेशर घटकर, इसकी सेटिंग है 2.8 और 4.2, जब BP प्रेशर गेज में 2.8 दिखने लगा अर्थात 2.2 से घटकर आ जाता है तो RGEB सर्विस में आकर QRS रिले को डी एनर्जाइज कर देता है। जैसे QRS रिले डी एनर्जाइज होता है वो आपका Q51 इनर्जाइज होके ऑटो रिग्रेशन करा देता है। इसका Q51 से संबंधित एक वीडियो बनाया गया है और डिटेल्स जानने के लिए उस वीडियो को जरूर देखें, आपको कई क्वेश्चन उससे तैयार होंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा QRS। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 55। WG9 लोको में सेकेंडरी डैम्पर की संख्या कितनी है। तो WG9 लोको में सेकेंडरी डैम्पर की संख्या 4 होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। तो साथियों 3 फेज लोको जैसे WG9 लोको में प्राइमरी डैम्पर की संख्या कितनी होती है हम बता देते हैं। जो प्राइमरी डैम्पर होते हैं उसकी संख्या होती है 4 + 4, एक बोगी में 4 यानी टोटल 8 होते हैं। यदि सेकेंडरी डैम्पर पूछ रहा है तो एक बोगी में 2 होते हैं, 2 + 2 = 4। यदि आपके हॉरिजॉन्टल डैम्पर पूछता है तो हॉरिजॉन्टल डैम्पर एक बोगी में 2 होता है अर्थात 2 + 2 = 4 हो जाएगा लोको में। या डैम्पर पूछता है, या डैम्पर की संख्या आपका 2 + 2 = 4 हो जाएगा। तो इसमें हमको पूछा गया है कि सेकेंडरी डैम्पर की संख्या, जो बड़ा वाला डैम्पर होता है वो 2 + 2 = 4 होता है। एक लोको में एक बोगी में 1 होता है, एक साइड में दिखेगा, एक साइड में 1 2 यानी दोनों बोगी में 4 हो जाते हैं। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा 4।
क्वेश्चन नंबर 56 WAP7 लोको में व्हील सेट गाइड रॉड की संख्या होती है। तो साथियों व्हील सेट गाइड रॉड की संख्या प्रत्येक व्हील के साथ जुड़ा रहता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 12। एसआई लोको में क्यूकान नेक्स्ट है। एसआई लोको में क्यूकान को बेच करने पर किस रिले को भी बेच करेंगे? यदि क्यूकान को बेच कर दिए हैं तो Q118 को भी बेच करना की आवश्यकता होती है, क्योंकि एसआईबी लोको में Q118 डीजे कंट्रोल सर्किट में Q118 के ब्रांच पे इसका NCI लगा होता है। जब इसको बेच कर देंगे तो हमारा NCI इसका खुल जाएगा क्यूकान का, तो इसलिए इसको भी बेच कर देते हैं। यदि बेच नहीं करेंगे तो जब भी डीजे क्लोज करेंगे तो इसको मैनुअली पिकअप कराना पड़ता है। पिकअप जब तक कराएंगे कि जब तक सारे ऑक्सिलरियाँ ब्लोअर न चल जाए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा Q118। 58 हार्मोनिक फिल्टर कंडक्टर के MCB के माध्यम से सप्लाई दी गई है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B और C। इसमें आपके जो एक कंडक्टर होते हैं, हार्मोनिक फिल्टर के कंडक्टर जो होती हैं, उनको मॉनिटरिंग तो सबसे पहले आपके ट्रैक्शन में जो कन्वर्टर है NSR कन्वर्टर के शुरू 127.1/1 और 127.1/2 से होते हुए और MCB 127.2/1 ये जो इसको मॉनिटरिंग करता है। सप्लाई तो 127.12 से दी गई है, लेकिन इसके कंडक्टर को मॉनिटरिंग कौन करता है? वो भी इसकी MCB होती है 127.2/2। तो अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 127.1/1 127/1/2 B और C। क्वेश्चन नंबर 59 अगर कंडक्टर क्लोज है तो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक सर्विस में रहेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 126, क्योंकि ब्रेक से संबंधित सप्लाई जो हमारा MCB 127.7 है उसको 126 कंडक्टर के क्लोज होने पर भी इसमें सप्लाई आएगी। जब सप्लाई 127.7 में आएगी तभी इसकी, क्योंकि ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक का कंट्रोलिंग MCB 127.7 होता है और इस MCB की कंट्रोलिंग 126 से किया गया है। नेक्स्ट है यदि MR चालू नहीं होता है तो जांच करेंगे। MR नॉट मेंटेनिंग ऑन रन क्लोज, तो MR MCP वर्किंग ऑन द MCP क्लोज 136 FP का इन द पाइप वर्किंग अनलोडर EP UL MB को अलग करें, यानी MR नहीं बन रहा तो उससे TSD है, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। SI लोको में Q11 रिले ग्राउंड होने पर CCA कब मेल्ट होगा? तो SI लोको में Q118 ग्राउंड होने पर कब मेल्ट करेगा? तो हमारा जो SIB लोको होता है उसमें जो हमारे कंप्रेसर के कंट्रोल सर्किट होते हैं सप्लाई तभी जाती है जब हमारा क्यूकान रिले इनर्जाइज होता है तब, क्योंकि देखेंगे कि जैसे CCA फ्यूज से सप्लाई ये हमारा क्यूकान रिले के द्वारा ही, उसके बाद कंडक्टर 101 102 103 तथा इधर जो सप्लाई हमारा Q11 रिले में जाता है, तो क्यूकान का NY इंटरलॉक लगा है। क्यूकान कब रिलाई इनर्जाइज होता है? जब हमारा SIB स्टार्ट होकर 415 वोल्ट बनाने लगता है तब ये इनर्जाइज होता है। तो इनर्जाइज होगा तब कंप्रेसर कंट्रोल सर्किट पर इसका NY लगेगा, तब हमारे Q118 को सप्लाई मिलेगी। और जैसे ही Q118 की सप्लाई मिलेगी तो इसमें अर्थ फॉल्ट बताया गया है तो CCA फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। तो क्यूकान
इनर्जाइज हो के क्या करता है, इसके पहले हमने बताया कि LSCHBA के लैंप को बुझाता है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो ये पूछा है कि साई लोको में क्यूकान ग्राउंड होने पर CCA मेल्ट होता है। तो पहला कंडीशन DGA क्लोज बंद रहेगा, राइट। दूसरा ऑप्शन LSDJ इंग्विस, ये सही नहीं है। सी देखते हैं, LSDJ LSCHBA LSDJ तथा LSCHBA इंग्विस, यानी दोनों लैंप बुझे रहेंगे। ऑप्शन डी दिया है ए और सी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए और सी। डीजे क्लोज रहेगा, SIB स्टार्ट होगा, क्यूकान इनर्जाइज होकर LSCHBA के लैंप को बुझाएगा तथा कंप्रेसर कंट्रोल सर्किट पर अपना NOI लगाएगा, तभी Q119 को सप्लाई मिलेगी। जैसे Q119 को सप्लाई मिलेगी तो उसमें ग्राउंड हो रहा है, वैसे ही CCA फ्यूज को मेल्ट कर देगा। तो अर्थात ऑप्शन डी, ए और सी है। क्वेश्चन नंबर 62, अगर कंटेक्टर क्लोज नहीं है तो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक सर्विस में होगा। अगर कंटेक्टर क्लोज है तो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक सर्विस में रहेगा। कौन से कंटेक्टर क्लोज रहेंगे तो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक सर्विस में रहेगा? 126। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ट्रैक्शन कन्वर्टर के द्वारा आइसोलेट किया जाता है। तो ट्रैक्शन कन्वर्टर MCB प्लस स्विच 154 के द्वारा भी आइसोलेट किया जाता है। तो ए है और ए है, दोनों दिया है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन ए और बी। तो ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है MCB 127.1 तथा 154 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27.2/1 ट्रिप हो जाने पर अलग हो जाएगा। अभी हमने इसका जिक्र किया कि यदि ये हार्मोनिक फिल्टर के कंटेक्टर को मॉनिटरिंग करने वाला MCB है, यदि ये ट्रिप कर जाएगा तब का हार्मोनिक फिल्टर सर्विस में नहीं रहेगा, काम से अलग हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 58 MCPA शुरू नहीं हो रहा है तो कंटेक्टर का मैनुअली प्रेस करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका कंटेक्टर होता है 48.2, इसको हमने HB1 SB2 पैनल में लगा होता है, हमने इसका डिटेल बताया है। और ये इसका MCB होता है 48.1 MCB 42. आपका क्या है, कंटेक्टर है। इसको मैनुअली दबा के रखते हैं तो MCB चलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 66, हमने VCU के माध्यम से FC ऑफ किया है तो कंटेक्टर बंद रहेगा। में लिख रहा है कि जब हमने VCU के माध्यम व्हीकल कंट्रोल के माध्यम से कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ऑफ किया तो कौन सा कंट्रेक्टर बंद रहेगा। तो हम जब VCU के माध्यम से C ऑफ करते हैं तो कंट्रेक्टर 126 ओपन नहीं होता, अर्थात एक क्लोज ही रहता है। WAP4 लोको में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी होती है? तो WAP4 लोको में ब्रेक सिलेंडर की संख्या 12 तथा WAG5 या WAG7 लोको में ब्रेक सिलेंडर की संख्या 8 तथा P4 में 12। ऑप्शन हो जाएगा डी। WAG इन लोको में हॉरिजॉन्टल डैम्पर की संख्या अभी हमने पहले बताया है, जिक्र किया था। तो हॉरिजॉन्टल डैम्पर की संख्या प्रत्येक बोगी में 2 होता है, तो 2 कितना हो जाएगा 4, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका CCB नॉर CCB में 136 का की नॉर्मल पोजीशन क्या है और लोकेशन। तो इसका लोकेशन न्यूमेटिक पैनल पे होता है। ये आपको इसका नॉर्मल पोजीशन हॉरिजॉन्टल होता है। ये आपको इस तरह के ऐसे मिलते हैं जो आपका सीफा 74 के नीचे लगा होता है। इसका खुला पोजीशन वर्टिकल होता है और इसका खुला पोजीशन हॉरिजॉन्टल होता है। कहाँ लगे होते हैं? न्यूमेटिक पैनल पर।
क्वेश्चन नंबर 70, यदि सीफा एमबी डी इनर्जाइज है तो बीपी ड्रॉप किया है। बीपी इमरजेंसी एग्जॉस्ट वाल्व से, आपातकालीन निकाल वाल्व से, जेड पोर्ट से, 821 बेंट वाल्व से तथा बीपी सीपी से। तो देखते हैं साथियों कि सीफा एमबी ये आपका सीसीबी में लगा होता है, सीसीबी 2.0 जिसे हम लोग 74 नंबर काक बोलते हैं E70 लोको में, और आपका सीसीबी होता है तो 21 मैग्नेट वाल्व जो लगा होता है जिसे हम सीफा काक बोलते हैं, 74 सीफा काक। तो डी इनर्जाइज होता है तो आपका बीपी प्रेशर एक होल्ट होता है 821 बेंट होल, उसके रास्ते से बीपी ड्रॉप होता है। न्यूमेटिक पैनल के जस्ट आपके दाएं साइड दीवार के बगल में इस तरह का ऐसे चोक टाइप का आपको दिखेगा, इस तरफ कैसे गोल सा दिखता है। तो जब भी डी इनर्जाइज होता है तो बीपी प्रेशर 821 बेंट वाल्व से ड्रॉप होता है। लेकिन यदि यही E70 है, आपका E70 लोको है, आपका आईपी मैग्नेट वाल्व जिसे हम लोग 20 उसको हम बोलते हैं 72 वाल्व डी इनर्जाइज होता है, तो उसका प्रेशर ये 71 एग्जॉस्ट एक वाल्व होता है, उसका आईपी जस्ट लाइक आईपी का एग्जॉस्ट वाल्व 71 एग्जॉस्ट वाल्व से ड्रॉप होता है। ड्रॉप होते हुए जेड पोर्ट के रास्ते से बीपी बाहर निकल जाता है। तो अर्थात सीसीबी है तो सीसीबी में इसका एक बेंट होता है तो ड्रॉप होता है 821 बेंट वाल्व के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, बैटरी चार्जर के ठीक से काम कर रहा है लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। अर्थात बैटरी चार्जर ठीक से काम कर रहा है तो किस एमसीबी की जांच करेंगे? तो ये हमारा बैटरी चार्जर है, इसकी इनपुट एमसीबी 100 होती है, ये चार्ज कर रहा है, लेकिन आउटपुट एमसीबी 110 होती है। यदि एमसीबी खराब रहेगा, जो हमारे यहाँ बैटरियाँ लगे हैं, तो बैटरी में सप्लाई तो जाएगी नहीं क्योंकि चार्जर काम कर रहा है, तो यानी इसकी आउटपुट एमसीबी 110 खराब हो सकती है। तो उसको चेक करेंगे कि 110। क्वेश्चन नंबर 72, कंडक्टर 48 की लोकेशन, अर्थात जो अभी 48.2 है हमारे कंप्रेसर जो ये दिया है 48.2 कंडक्टर MCPA का कंडक्टर होता है, ये आपका SB2 पैनल में लगा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ECPSW स्विच सर्विस में तब लिया जाता है, ECPSW सर्विस में लिया जाता है जब दोनों कंप्रेसर काम नहीं कर रहे होते हैं, MCPA काम नहीं कर रहा होता है। A9 से ब्रेक लगाने पर खोलने पर सुनिश्चित करें C, A और B और D उनमें से कोई नहीं। तो ECPSW क्या है? ECPSW इमरजेंसी कंप्रेसर का स्विच होता है। इमरजेंसी कंप्रेसर का स्विच होता है जब हमारे लोगों में EHBB2 प्रोसेसर फेल हो जाता है तो हमारे कंप्रेसर ऑटो मोड में दोनों कैब से नहीं काम करते हैं। कैब 1 में सिर्फ आपका मैनुअल मोड में काम करेगा, वो भी ऑटो मोड में नहीं। तो इसको ऑटो मोड में चलाने के लिए एक बाईपास स्विच लगाया गया ECPSW। तो इस स्विच को हम चेंज करते हैं, तो जो हमारे HB2 प्रोसेसर हैं और एक HBB1 प्रोसेसर हैं, तो इस स्विच को बाईपास करने से HBB1 की सप्लाई ऑटो मोड के लिए कंप्रेसर को जाने लगता है, तो हमारा कंप्रेसर ऑटो मोड में ही काम करने लगता है। तो अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा कि जब दोनों कंप्रेसर ऑटो मोड में या काम नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर A9 लगाने से पहले RS वाल्व खोलने से पहले सुनिश्चित करते हैं, तो सभी को लोगों को मालूम है जब भी A9 या RS वाल्व का प्रयोग करें GR और MP को 0 होना सुनिश्चित करें। ऑप्शन हो जाएगा C। ये ऑप्शन नंबर 75, 74 वोल्ट DC कन्वर्टर स्विच का प्रयोग कब किया जाता है? जब 24 वोल्ट DC कन्वर्टर सेलेक्टर स्विच ये 3 फेज लोको में एक DC टू DC एक
कन्वेंस ये हमारे 3 फेज लोको में एक मॉडिफिकेशन किया गया है। DC 24 वोल्ट DC टू DC कन्वर्टर सेलेक्टर स्विच लगा है। तो हमारे 3 फेज लोको में 4 DC कन्वर्टर लगे होते हैं। 4 DC टू DC कन्वर्टर का हमने एक वीडियो बनाया है, कृपया उसे देखें, उससे 2-4 क्वेश्चन आपके तैयार हो सकते हैं। तो 4 DC टू DC कन्वर्टर लगे होते हैं जो आपके SB1 या SB2 पैनल में लगे होते हैं। तो दोनों कैप के लिए अलग अलग होते हैं। तो लिख रहा है 24 वोल्ट की सप्लाई है जो हमारे पायलट लैंप, इंडिकेटर लैंप जो हैं उनकी सप्लाई इसी 24 वोल्ट की सप्लाई से जाती है। तो यदि उस कैप का DC कन्वर्टर 24 वोल्ट का यदि ख़राब हो जाएगा तो आपके कैप में पायलट लैंप काम नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में आपके लोको फेल्योर कंडीशन में आ जाता था। तो इसीलिए SB1 पैनल में एक सेलेक्टर स्विच लगाया गया है, DC टू DC सेलेक्टर स्विच, ताकि उस स्विच को चेंज करने से दूसरे कैप के जो DC टू DC कन्वर्टर हैं उसकी 24 वोल्ट की सप्लाई एक्सटेंड करके इसको दिया जा सके। तो एक कब प्रयोग में करते हैं उसके बारे में पूछा है, तो उसको हम देख लेते हैं कि पायलट लैंप नहीं जल रहे हैं। तो पायलट लैंप तो नहीं जलता है जब DC 24 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिलती है। तो MCB हेन्ना ट्रिप हो गया है तब भी आपकी सप्लाई नहीं मिलेगी, तो इसमें भी नहीं चेंज करते हैं। कब चेंज करेंगे? वर्किंग कैप का 24 वोल्ट DC कन्वर्टर दोषपूर्ण हो जाए, क्योंकि जब खराब होगा तभी उसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि इन दोनों के चलते नेक्स्ट है शंटिंग नाच के समय किसके द्वारा जड़ को टाला जा सकता है। तो साथियों उसके लिए जब शंटिंग नाच लेते हैं तो SJ कॉइल सर्विस में आता है, तो यहाँ लगा होता है SJ कॉइल। नेक्स्ट है WAG12 लोको का रख रखाव शेड कहाँ है। तो WAG12 लोको का रख रखाव शेड आपका सहारनपुर और एक नागपुर दिया है, यहाँ पर है, और मधेपुरा में इसका निर्माण होता है इस लोको का WAG12 का, और नागपुर में इसका लोको शेड है। SI लोको को कंट्रोल सप्लाई किस रिले के द्वारा दी गई है। तो SI लोको को कंट्रोल सप्लाई QSBM रिले के थ्रू दिया गया है। इसके इंटरलॉक के थ्रू जब QSBM रिले इनर्जाइज होता है तो तभी आपको उसके SIB यूनिट के कंट्रोलिंग सप्लाई जाती है। 79 वर्जन 3 माइक्रोप्रोसेसर लोको में CPU को रीसेट करने के लिए कौन सा स्विच दिया गया है। तो ये आपके वर्जन 3 जो माइक्रोप्रोसेसर लोको हैं इसमें CPU कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, CPU को रीसेट करने के लिए एक स्विच लगा था BPMPR पुश बटन फॉर उसको रीसेट करने के लिए लगाया गया है। आपके कैब नंबर 2 में LP साइड सीट के पीछे आप देखेंगे कि ऊपर जब ढक्कन खोलते हैं तो वहाँ पर आपका 2 MCB मिलता है, और ये स्विच पुश बटन टाइप का स्विच भी मिलता है। BPMPR माइक्रो प्रोसेसर रीसेट बटन, पुश बटन फॉर माइक्रो प्रोसेसर, तो ये एक स्विच लगा होता है। इसको रीसेट करने के लिए आपको BL की आप करते हैं, DJ पेन पेंटो डाउन BL की आप करके इसको हम प्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 किस रिले के डी एनर्जाइज में बेज नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे देखेंगे कि बोमा टाइप का रिले, हमने इसका एक वीडियो बना रखा है, ECC इंग्लिश टाइप, PCB टाइप, ये कॉमेट टाइप का एक रिले होता है जिसे हम लोग डी एनर्जाइज में नहीं बेच कर सकते हैं। ये कॉमेट टाइप का, क्योंकि देखेंगे कॉमेट टाइप में इस तरह का एक ऐसे होता है, और यहाँ पर एक स्क्रू को घचा कैसे ऊपर करते हैं, तो ये सिर्फ इनर्जाइज में ही बेच करने की व्यवस्था, इसको डी एनर्जाइज में बेच करने की व्यवस्था नहीं है। न्यूट्रल सेक्शन के बाद DJ लॉक होने पर कौन सी रिले इनर्जाइज होगी। तो न्यूट्रल सेक्शन के बाद DJ लॉक होने पर Q50 रिले इनर्जाइज बनी रहती है। और आपका यदि
आर्नो लोको है तो Q100 भी इनर्जाइज बनी रहेगी, बट इसका सही आंसर यही लिखिए Q50, क्योंकि इसको सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, फ्यूज चेक करने पर यदि LACC लैंप नहीं जलता है तो कौन सा फ्यूज मेल्ट हो सकता है? तो LACC लैंप नहीं जल रहा है तो आपका फ्यूज CCLS, क्योंकि CCLS के द्वारा पायलट लैंप, क्योंकि CCBA मेल्ट रहने पर भी यदि CCLS सही है तो आपके पायलट लैंप और LACC लैंप को सप्लाई मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 83, WAG9 लोको में कितना बेसी प्रेशर ड्रॉप होने पर CSA डीएक्टिव हो जाता है? तो WAG9 लोको में BC प्रेशर आपका 0.6 kg से अधिक यदि ड्रॉप है, इतना kg ड्रॉप है तो आपका CSA डीएक्टिव हो जाएगा। यदि A9 से प्रेशर ड्रॉप कर रहे हैं तो आपको इतना प्रेशर 0.25 kg ड्रॉप होने पर आपका BP प्रेशर डीएक्टिव होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑटोमेटिक सेक्शन में आगे गई हुई गाड़ी के LB के बोर्ड के पीछे गाड़ी इंजन के बीच में कितना अंतर होना चाहिए? तो साथियों होता है 150 मीटर, यदि मेमो है तो 90 मीटर होता है। ऑटोमेटिक सेक्शन में TSL के दौरान जब गाड़ी सही दिशा में आ रही है तो कौन सी अथॉरिटी दी जाएगी? तो फिलहाल इस प्रश्न के अनुसार आपका PLC और TA 912 हो जाएगा, लेकिन USR में अब चेंजिंग किया गया है कि TSL के लिए एक फॉर्म बना दिया गया है, जो कि अब आपको TE 912 फॉर्म मिलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको तो यही आंसर देना है, TE 912। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी लाइन स्वचालित सिग्नलिंग क्षेत्र में स्वचालित रोक सिग्नल के बाद पर्याप्त दूरी। तो साथियों सिग्नल के आगे जो पर्याप्त दूरी होती है वो जब तक क्लियर नहीं होता तब तक पिछला सिग्नल रेड ही रहता, तो पर्याप्त दूरी होता है 120 मीटर। घाट सेक्शन में प्रवेश करते समय लोडेड मालगाड़ी की न्यूनतम ब्रेक पावर 90% होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर, बट ने कहीं देखा था तो 90% है। इसको तो देखिएगा, जिसको सही आंसर है वो बताएं जरूर। 85, यदि ट्रैप पॉइंट खुला है तो ट्रैप संकेतक रात में क्या दिखाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यदि ट्रैप इंडिकेटर खुला है तो आपको रात में रेड इंडिकेशन मिलेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रेड। इसमें और क्वेश्चन ट्रैप इंडिकेटर से पूछे गए थे कि यदि इसका लूप लाइन के लिए सेट हो, यदि लूप लाइन के लिए सेट हो तो दिन में कोई टारगेट नहीं दिखाता है, नो टारगेट, और रात में ग्रीन बत्ती जलती है। यदि मेन लाइन के लिए सेट हो, मेन लाइन के लिए यदि सेट हो तो दिन में व्हाइट टारगेट तथा रात में व्हाइट बत्ती जलता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानक सेकंड के स्टेशन से गाड़ी थ्रू जाते समय अधिकतम गति क्या होती है? तो इसका मानक स्टैंडर्ड इंटरलॉकिंग से संबंधित है। यदि फर्स्ट है तो 50 है, सेकंड है तो 75 है, थर्ड है तो अप्रतिबंधित गति होता है। लेकिन आजकल स्टैंडर्ड मानक स्टैंडर्ड रिवाइज इंटरलॉकिंग के अनुसार स्पीड को दिया गया है, तो इसमें रिवाइज नहीं लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा A75। लेकिन यदि मॉडिफाई है तो IR हो जाएगा 50 और I सेकेंड R हो जाएगा 110
और आई थर्ड आर हो जाएगा 140 और फोर्थ आर हो जाएगा आपका 160 kmph। नेक्स्ट देखते हैं, रोक संकेतक अवरोध से कितनी मीटर दूरी पर लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर है कि 30 मीटर। अवरोध से स्टॉप इंडिकेटर या स्पीड इंडिकेटर जो लगता है वो अवरोध से 30 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। चिकित्सा राहत गाड़ी दोहरी एग्जॉस्ट होने पर कितने मिनट में निकलना चाहिए? तो यदि दोहरा एग्जॉस्ट है तो आपका टाइम हो जाएगा 15 मिनट। यदि सिंगल एग्जिट है तो टाइम हो जाएगा 25 मिनट। एआरटी है यदि दिन में है तो 30 मिनट। एआरटी रात में जाएगी तो 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। नेक्स्ट है कि गाड़ी और अवरोध के बीच का अंतर 400 मीटर हो तो उसे अनिवार्य टक्कर माना जाएगा। तो कितना दूरी होना चाहिए? 400 मीटर दूर। विशेष अनुदेश द्वारा जारी किया जाता है। विशेष अनुदेश पीसीओएम के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बीटीओ का उल्लेख किसमें होता है? तो बीटीओ का उल्लेख एसडब्ल्यूआर में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। गार्ड के द्वारा हैंड ब्रेक लगाने के लिए कौन सा सीटी बजाया जाएगा? नेक्स्ट है, गार्ड द्वारा हैंड ब्रेक लगाने के लिए लोको पायलट द्वारा कौन से सीटी बनाया जाएगा? तो गार्ड द्वारा हैंड ब्रेक लगाने के लिए लोको पायलट द्वारा 3 छोटी सीटी बजाते हैं कि गार्ड हैंड ब्रेक लगाए, 3 छोटी सीटी। तो इस ऑप्शन में 3 छोटी दिया ही नहीं है, तो इसको लोग देखिएगा, इसका सही ऑप्शन है 3 छोटी सीटी। क्योंकि इस ऑप्शन में जो दिया है 2 छोटी सीटी कब बजाया जाता है? जब स्टेशन मास्टर या गार्ड से सिग्नल नहीं ऑलराइट नहीं प्राप्त होता है। ये 5 सीटी दिया है तो है नहीं। 2 लंबी 2 छोटी सीटी का मतलब है कि गार्ड को इंजन पर बुलाने के लिए, और ये अपना छोटी लंबी छोटी ये आपका चश्मा सीटी है जो कि टोकन छूट जाने पर बजाया जाता है। तो हैंड ब्रेक वाला सीटी इस ऑप्शन में है ही नहीं। हैंड ब्रेक का 3 छोटी सीटी होती है, तो इस ऑप्शन में जो भी है वो मिसप्रिंट होगा, देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर, सीटी खराब होने पर गाड़ी की गति कितनी होती है? तो सीटी खराब होने पर गाड़ी की गति 25 kmph हो जाएगी। तो 25/8 दिया है, तो ये हो जाएगा 25/8। क्वेश्चन नंबर 97, कॉलिंग ऑन सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल अंतिम स्टॉप सिग्नल को छोड़कर किसी भी सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 98, बुक्ड स्पीड द्वारा निर्धारित की जाती है। साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता है, देखिएगा, या तो शायद पीसीओएम होना चाहिए। और एक क्वेश्चन है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिपो पर्यवेक्षक पटाखों का परीक्षण किया जाता है। आई एम नॉट श्योर इस क्वेश्चन से, इसको भी देखिएगा। 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है, पेज ऊपर नहीं जा रहा है। सी क्लास फायर में किस प्रकार की आग को लिया गया है? तो सी क्लास फायर में आपको गैसी पदार्थ जो है उसको लिया गया है, तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा, गैसी पदार्थ। धन्यवाद साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें।
बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपको अच्छे अच्छे वीडियो लोगों से संबंधित तथा कंपटीशन से संबंधित मिलते रहेंगे। धन्यवाद।